सोचिए आपने सालों लगाकर एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई, हजारों फॉलोअर्स कमाए और एक दिन कंपनी ने आपका अकाउंट बिना किसी वजह के बंद कर दिया। आपकी सारी डिजिटल मेहनत, आपकी पहचान, मतलब एक झटके में सब खत्म। आज हम एक ऐसी तकनीक की बात करने वाले हैं जो इस शक्ति को कंपनियों से छीनकर वापस हमारे हाथों में देने का वादा करती है। और ये एक बहुत ही आम समस्या है। हमारी डिजिटल पहचान आज कहाँ नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग तक हर जगह फैली हुई है, पर उसकी चाबियां हमारे पास नहीं है। सही बात है। जब भी हम वो गूगल से लॉगिन करें या फेसबुक से साइन अप करने वाला बटन दबाते हैं, तो हम अपनी पहचान का कंट्रोल एक तरह से उन कंपनियों को दे देते हैं। और इसी को तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल कहते हैं ना, जहां सारा डेटा और सारा कंट्रोल एक ही जगह पर होता है। बिल्कुल, सुविधा तो है इसमें, मानना पड़ेगा, लेकिन जोखिम बहुत बड़े हैं। एक तो ये कि ये कंपनियां हमारी हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती हैं। दूसरा, अगर ये कंपनी हैक हो गई तो लाखों करोड़ों लोगों का डेटा एक साथ लीक हो जाता है। और जैसा आपने शुरू में कहा, अगर कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म से हटा दिया तो आपकी डिजिटल पहचान का वो हिस्सा हमेशा के लिए खत्म। तो फिर इसका हल क्या है? कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी डिजिटल पहचान वाकई में हमारी अपनी हो सके? आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इसी क्रांतिकारी आइडिया पर है, सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी यानी SSI। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और कैसे ये हमारी डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने फिजिकल बटुए के बारे में सोचना। अच्छा, जैसे मेरा पर्स? हाँ बिल्कुल, आपके बटुए में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ID कार्ड है, बैंक कार्ड्स हैं। वो आपके हैं। आप तय करती हैं कि किसे, कब और कितनी जानकारी दिखानी है। सही। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। तो इस डिजिटल बटुए और पहचान के सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं? मैंने 3 चीजों के बारे में सुना है: ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स और वेरिफाइबल क्रेडेंशियल्स। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये SSI के 3 स्तंभ हैं। पहला है ब्लॉकचेन या कोई और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ओके। इसे आप एक ऐसे डिजिटल बही खाते की तरह समझ सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति या कंपनी के पास नहीं, बल्कि हजारों कंप्यूटरों पर फैला हुआ है। इस पर जो एक बार लिख दिया गया, उसे बदलना या हैक करना लगभग नामुमकिन है। ये भरोसे की नींव तैयार करता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन एक भरोसेमंद पब्लिक रिकॉर्ड बुक हो गई, लेकिन इस पर मेरी पहचान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मेरा मतलब है, मेरा कोई यूजर नेम या ईमेल जैसा कुछ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स या DIDs। DID आपका एक यूनिक डिजिटल पता है जिसे आप खुद बनाते और कंट्रोल करते हैं, किसी कंपनी पर निर्भर हुए बिना। और तीसरा स्तंभ था वेरिफाइबल क्रेडेंशियल्स। हाँ, वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स या VCs। ये आपके फिजिकल दस्तावेजों के डिजिटल क्रिप्टोग्राफिक रूप से सिक्योर्ड वर्जन है, जैसे आपकी डिजिटल डिग्री, आपका डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां आप अपनी पहचान के मालिक होते हैं। चलिए, इस DID वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। ये असल में है क्या और काम कैसे करता है? DID की संरचना आप एक अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर की तरह समझ सकते हैं। इसका फॉर्मेट होता है DID डॉट मेथड, मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। ओके, इसे ब्रेक डाउन करते हैं एक एक करके। जरूर। DID डॉट तो बस ये बताता है कि ये एक ग्लोबल आइडेंटिफायर है, जैसे फोन नंबर के आगे प्लस लगा होता है। ठीक है। इसके बाद आता है मेथड। ये देश के कोड जैसा है, जैसे भारत के लिए +91। ये बताता है कि ये DID किस नेटवर्क या सिस्टम पर बना है, जैसे ईथर एथीरियम ब्लॉकचेन के लिए या वेब किसी सामान्य वेबसाइट के लिए। समझ गया। और आखिर में मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। वो है आपका असली 10 अंकों का फोन नंबर, यानी उस नेटवर्क पर आपका यूनिक कोड। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि ये फोन नंबर मेरा है, किसी टेलीकॉम कंपनी का नहीं। लेकिन अगर ये मेरा पता है तो इससे जुड़ी जानकारी कहाँ स्टोर होती है? वो एक DID डॉक्यूमेंट में होती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। इस डॉक्यूमेंट में आपकी कोई पर्सनल जानकारी नहीं होती, जैसे आपका नाम या पता। अच्छा, तो फिर क्या होता है उसमें? उसमें सिर्फ तकनीकी जानकारी होती है, जैसे आपकी पब्लिक कीज और सर्विस एंड पॉइंट्स, जो ये साबित करने के लिए जरूरी है कि इस DID के मालिक आप ही हैं। एक मिनट, अगर ये डॉक्यूमेंट पब्लिक है
तो क्या मेरी सारी निजी जानकारी पब्लिक नहीं हो जाएगी? ये तो प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ लगता है। कि इस डीआईडी से कैसे संपर्क किया जा सकता है और इसकी प्रामाणिकता कैसे जांची जा सकती है। और इन सारे डीआईटीज और उनके डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? वो एक वेरीफाइबल डेटा रजिस्ट्री या वीडीआर पर दर्ज किया जाता है, जो अक्सर एक ब्लॉकचेन ही होता है। ब्लॉकचेन ये सुनिश्चित करता है कि ये जानकारी पब्लिक हो, सुरक्षित हो और ऐसी हो जिससे कोई छेड़छाड़ न कर सके। ठीक है, तो डीआईडी हमारा परमानेंट डिजिटल पता हो गया, जो ब्लॉकचेन पर दर्ज है ताकि कोई उसे बदल ना सके। लेकिन इस पते पर हम अपने दस्तावेज कैसे रखेंगे? मतलब मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इस सिस्टम में कैसे आएगा? यहीं पर वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स की भूमिका आती है। सही कहा। बिल्कुल। वेरीफाइबल क्रेडेंशियल यानी वीसी आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट का सिर्फ डिजिटल फोटो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये दावों का मतलब क्लेम्स का एक सेट है जिसे कोई जारी करने वाली संस्था यानी इश्यूअर आपके बारे में बनाती है, और इस पर एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक दस्तावेज पर मुहर लगी होती है। अच्छा, डिजिटल मोहर। हाँ, इससे ये पक्का हो जाता है कि इसे जारी करने के बाद किसी ने बदला नहीं है। अगर कोई छोटी सी भी छेड़छाड़ होती है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। उदाहरण के लिए एक वीसी में यह दावा हो सकता है कि जेन डो, जिसका डीआईडी did.example है, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और इस पर यूनिवर्सिटी का डिजिटल साइन होगा। एकदम सही। और कोई भी कंपनी जिसे आप ये वीसी दिखाएंगे, वो उस डिजिटल साइन को तुरंत वेरीफाई कर सकती है और उसे यकीन हो जाएगा कि ये जानकारी सीधे यूनिवर्सिटी से आई है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है चयनात्मक प्रकटीकरण या सिलेक्टिव डिस्क्लोजर का आइडिया। ये कैसे काम करता है? ये एसएसआई की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। मान लीजिए आपको कहीं ये साबित करना है कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जैसे किसी बार में एंट्री के लिए। आज आप क्या करते हैं? अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड दिखाते हैं। सही। और उस पर आपका नाम, पता, जन्म तिथि सब कुछ लिखा होता है, जबकि बाउंसर को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या उम्र 18 से ज्यादा है? सही बात है, हम जरूरत से ज्यादा जानकारी शेयर कर देते हैं। यहीं पर एसएसआई का जादू काम आता है। आप अपने डिजिटल वॉलेट से एक वेरीफाइबल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जीरो नॉलेज प्रूफ्स जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपका वॉलेट सिर्फ एक क्रिप्टोग्राफिक हाँ या नहीं का सिग्नल भेज सकता है। मतलब बाउंसर की मशीन पर बस एक हरी बत्ती जलेगी जो कहेगी हाँ, ये व्यक्ति 18+ है। आपकी असली जन्म तिथि, नाम या पता कुछ भी शेयर नहीं हुआ। अरे वाह! इसी को कहते हैं डेटा मिनिमाइजेशन। सिर्फ उतनी ही जानकारी दो जितनी जरूरी है। ये तो प्राइवेसी के लिए एक गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि अगली बार जब कोई नया सिम कार्ड लेगा तो उसे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो बस एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ दे सकता है। या सोचिए, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जा रहे हैं। आज तो शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन एसएसआई के साथ आप अपने सारे कनेक्शंस और अपनी प्रतिष्ठा मतलब रेपुटेशन एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल के रूप में अपने साथ ले जा सकते हैं। ये इंटरनेट की नागरिकता को पोर्टेबल बनाता है। चलिए इसे एक पूरे व्यवहारिक उदाहरण के साथ जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए एक डॉन लोपेज हैं, उन्होंने सक्सेसो एकेडमी से एक ऑनलाइन कोर्स पूरा किया है और वो नेचुरलिका नाम की कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं। यह पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा? ठीक है, तो इसमें 3 मुख्य स्टेप्स होंगे। पहला है जारी करना, इशूइंग। सक्सेसर एकेडमी जो यहाँ जारी करता है, डॉन को जो धारक है उसके डिजिटल वॉलेट में कोर्स सर्टिफिकेट का एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल जारी करती है। इस पर एकेडमी का डिजिटल सिग्नेचर होता है। और ये सर्टिफिकेट सीधा डॉन के फोन पर उसके डिजिटल वॉलेट ऐप में आ जाता है? हाँ बिल्कुल। अब दूसरा स्टेप है प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग। जब डॉन नेचुरलिका में नौकरी के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी उससे कोर्स का प्रमाण मांगती है। डॉन अपने वॉलेट से एक रिक्वेस्ट को मंजूरी देती है जिसमें वो सिर्फ उस कोर्स सर्टिफिकेट को शेयर करती है, अपनी बाकी कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं। और आखिरी स्टेप सत्यापन, वेरिफिकेशन। नेचुरलिका को ये कैसे पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेट असली है? उन्हें सेकंडों में क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण मिल जाता है। वे सक्सेसो एकेडमी के डिजिटल सिग्नेचर को तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। और तो और वे ब्लॉकचेन पर एकेडमी का पब्लिक डीआईडी देखकर ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये सिग्नेचर वाकई असली एकेडमी का ही है। पूरी प्रक्रिया तत्काल, सुरक्षित और धोखाधड़ी से पूरी तरह मुक्त है। किसी को एकेडमी को फोन या ईमेल करके पूछने की कोई जरूरत नहीं।
कोई जरूरत नहीं। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। व्यक्तियों के लिए ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेसी और कंपनियों के लिए तेज वेरिफिकेशन और कम फ्रॉड। लेकिन इसे अपनाने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? अगर ये इतना ही अच्छा है तो अब तक हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत जरूरी सवाल है। सबसे बड़ी चुनौती है नेटवर्क इफेक्ट। ये तकनीक तभी उपयोगी है जब ज्यादा से ज्यादा जारीकर्ता, मतलब यूनिवर्सिटीज, सरकार, बैंक, वीसीज जारी करना शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा सत्यापनकर्ता, यानी कंपनियां और वेबसाइट्स उन्हें स्वीकार करना शुरू करें। हाँ, ये एक मुर्गे और अंडे वाली स्थिति है। और क्या बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही हमारे डेटा पर टिका है, इसे आसानी से अपनाने देंगी? ये तो उनके लिए एक बड़े खतरे जैसा है। निश्चित रूप से ये उनके मौजूदा मॉडल के लिए एक चुनौती है। लेकिन कुछ बड़ी टेक कंपनियां भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि डेटा प्राइवेसी और यूजर कंट्रोल भविष्य का रास्ता है। उन्हें शायद अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़े, लेकिन इस बदलाव को रोकना मुश्किल होगा। इस चर्चा में एक और दिलचस्प पहलू का जिक्र हुआ था, एआई एजेंट्स। मुझे ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। क्या इसका मतलब है कि भविष्य में मेरे एआई असिस्टेंट की भी अपनी पहचान हो सकती है? हाँ, और ये एसएसआई के सबसे रोमांचक एप्लीकेशंस में से एक है। जरा सोचिए, भविष्य में हमारे पास एआई एजेंट्स होंगे जो हमारे लिए स्वायत्त रूप से काम करेंगे। हमारे पैसे मैनेज करना, अपॉइंटमेंट बुक करना या दूसरी मशीनों से बात करना, इन एजेंट्स को भी अपनी पहचान और अधिकार साबित करने की जरूरत होगी। तो इसका मतलब है कि भविष्य में मेरा एआई एजेंट मेरे बैंक से मेरे लिए लोन की बात कर सकता है और बैंक क्रिप्टोग्राफिक रूप से ये वेरीफाई कर पाएगा कि ये सच में मेरा ही एजेंट है और मैंने ही उसे ये अधिकार दिया है। बिल्कुल, आपके एआई एजेंट को उसका अपना डीआईडी और वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स दिए जा सकते हैं। एक क्रेडेंशियल कह सकता है ये एआई एजेंट होस्ट स्पीकर का है। दूसरा कह सकता है इसे प्रति माह 50,000 रुपए तक के वित्तीय लेन देन करने का अधिकार है। हर कार्रवाई एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से सत्यापन योग्य पहचान से जुड़ी होगी, जिससे कोई दूसरा एआई एजेंट उसके नाम पर धोखाधड़ी ना कर सके। ये तो कमाल है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी तो होंगे। एक एआई को इतनी शक्ति और अधिकार देना। जोखिम जरूर हैं, लेकिन एसएसआई इन जोखिम को कम करने में मदद करता है, क्योंकि हर एक्शन क्रिप्टोग्राफिक रूप से रिकॉर्डेड और ऑडिटेबल होता है, इसलिए जवाबदेही तय करना आसान हो जाता है। हम ठीक पता लगा सकते हैं कि किस एजेंट ने किसके अधिकार पर क्या काम किया। तो ये स्वायत्त प्रणालियों में विश्वास पर जवाबदेही की नींव रखता है। बिल्कुल, जिसके बिना हम कभी भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड दुनिया की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सेल्फ सॉवरन आइडेंटिटी हमें हमारी डिजिटल पहचान का नियंत्रण वापस देती है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है कि इंटरनेट पर भरोसा कैसे काम करता है। एकदम सही। ये हमें गूगल या फेसबुक जैसे बड़े गेटकीपर्स पर निर्भर रहने से मुक्त करता है और एक ज्यादा न्यायसंगत और निजी डिजिटल दुनिया का रास्ता तैयार करता है। एक ऐसी दुनिया जहां उपयोगकर्ता ही अपने डेटा का असली मालिक होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े और विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। अगर एआई एजेंट्स अपनी सत्यापन योग्य पहचान रख सकते हैं और हमारे लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण के साथ काम कर सकते हैं, तो उस भविष्य में विश्वास और प्रतिनिधित्व यानी डेलीगेशन का क्या अर्थ होगा? एक ऐसे भविष्य में जहां स्वायत्त प्रणालियां हमारे वित्त से लेकर हमारी आपूर्ति श्रृंखला तक सब कुछ प्रबंधित करती हैं। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।